मैंने पोशाली से कहा, चूंकि इस बूढ़े मद्रासी विंदार कटकी को कह चुका हूँ कि मैं अकेला सफ़र कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने आप को यही जाहिर करना है कि तुम भी स्याह हो और सिर्फ ट्रेन में मेरे साथी बनी हो। पोशाली ने सर नीचे कर लिया, फिर अपने बालों को पीछे झटक कर कहने लगी, तुम्हें इससे ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए थी। मैं सीट पर नीम दराज हो गया। वो तो बोले जा रहा था, मैं क्या करता। खैर ऐसी कोई बात नहीं है, हम एक दूसरे को ट्रेन के साथी ही जाहिर करेंगे और फिर एक दिन एक रात ही का तो सफ़र है। ट्रेन एक स्टेशन में दाखिल हो गई। प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ था। ट्रेन के रुकने के थोड़ी ही देर बाद रहदारी वाले बंद दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। पोशाली जल्दी से बाथरूम में चली गई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। सफ़ेद वर्दी वाले बैरे ने सलाम करके कहा, नाश्ता तैयार है साहिब। मैंने इसे कहा कि 2 आदमियों का नाश्ता ले आए। पोशाली बाथरूम से निकली तो मैंने इसे बताया कि ये ज़रूर कोई जंक्शन है जहाँ मुसाफिर नाश्ता भी करते हैं, क्योंकि इस ट्रेन के साथ कोई डाइनिंग कार नहीं थी। मैं जानबूझकर बाहर नहीं निकल रहा था कि कहीं इस बातूनी मद्रासी विंदार कटकी से मुठभेड़ ना हो जाए। मैंने और पोशाली ने कंपार्टमेंट में ही नाश्ता किया। बैरे ने बताया कि यह गुमाला जंक्शन है। इस स्टेशन से मद्रासी विंदार कटकी की बेटी सनता को ट्रेन में सवार होना था। ट्रेन यहाँ 20 मिनट तक रुकी रही। यहाँ से चली तो इसकी रफ्तार ज़्यादा तेज़ हो गई, शायद इसलिए कि यह ढलानी इलाका था। दिन की रोशनी जंगलों में फैली हुई थी। आसमान पर बादल का कोई टुकड़ा भी दिखाई नहीं देता था। नीला आसमान शफाफ था। दोपहर का खाना एक और जंक्शन पर दिया गया। अभी तक विंदार कटकी से मुलाकात नहीं हुई थी। वो हमारे डब्बे में भी नहीं आया था। मैं इसे तकरीबन भूल गया था और पोशाली के साथ कोलंबो पहुंचकर अपने खुफिया एजेंट ठिकाने पर जाने की हिकमत अमली पर गुफ्तगू कर रहा था। मैं ये चाहता था कि हम दोनों कोलंबो के बड़े स्टेशन पर एक साथ न उतरें, बल्कि पोशाली एक स्टेशन पर पहले उतरे और फिर हम दोनों कोलंबो के लाइट हाउस के पास आकर मिल जाए। पोशाली कोलंबो के मज़ाफ़ात से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। मैं भी अब काफ़ी हद तक इन इलाकों से शनासा हो गया था। ये हमने पता कर लिया था कि जाफना एक्सप्रेस कोलंबो रात के पिछले पहर कोई 3:30 बजे के करीब पहुंचेगी। हमारे लिए ये बहुत बड़ी मुनासिब बात थी कि हम पिछले पहर के अंधेरे में कोलंबो पहुंचेंगे। यकीनी तौर पर जजीरे से हमारे फ़रार की इतला कोलंबो में रूसी सफारत खाना और वहाँ से पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुँच गई होगी और रूस और भारतीय सफारत खानों के किराए के जासूस और लंका पुलिस के खुफिया आदमी कोलंबो रेलवे स्टेशन पर ज़रूर मौजूद होंगे। हम आने वाली नाजुक और पुरखतर सूरत हाल से पूरी तरह आगाह थे। इस समर का हमने फैसला कर लिया था कि पोशाली एक स्टेशन पहले ट्रेन से उतर जाएगी, जबकि मैं उसी स्टेशन से फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में से उतर कर किसी डब्बे में घुस जाऊंगा, ताकि कोलंबो पहुंचने पर मुझे दूसरे मुसाफिरों का कैमोफ्लाज मिल सके और मैं मुसाफिरों के हुजूम के साथ ही बाहर निकल जाऊँ। शाम के वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने पोशाली की तरफ और पोशाली ने मेरी तरफ देखा। वो जल्दी से बाथरूम में घुस। मैंने दरवाज़ा खोलने से पहले पूछा कि कौन है। दूसरी जानिब रहदरी ट्रेन के शोर में एक औरत की नुकरई आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोले, डैडी ने आपके लिए पेड़े भेजे। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने नीचे तक खुले हुए गिरबान वाली नीली शर्ट और नीली जीन्स में मलबूस एक दुबली पतली तीखे नक्श वाली लड़की हाथ में छोटी सी टोकरी लिए खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम सनता है, डैडी ने आपसे मेरा तारुफ करा दिया था। ये पेड़े हमने घर में बनाए हैं, प्लीज़ इसे ले लीजिए। मैंने टोकरी इसके हाथ से लेकर शुक्रिया अदा किया और दरवाज़ा बंद करके इत्मीनान का सांस लिया। ये कमबख्त मद्रासी विंदार कटी क्या चाहता है। मैंने दरवाजे की चटखनी चढ़ा दी, फिर बाथरूम के बंद दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। पोशाली बाहर निकल आई। कौन था? मैंने इसे टोकरी दिखाते हुए बताया कि मद्रासी विंदार कटी ने अपनी बेटी सनता के हाथ ये घर के बने हुए पेड़े भेजे हैं। पोशाली ने टोकरी मेरे हाथ से ले ली और दूसरी तरफ वाली खिड़की का शीशा उठाकर बाहर फेंक दी और गुस्से से बोली, मैं इस मद्रासी को भी इसी तरह खिड़की से बाहर फेंक देना चाहती हूँ। ये क्यों तुम्हारे पीछे लग गया है? आखिर इसने अपनी लड़की को क्यों यहाँ भेजा? मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ कि ये इंटेलिजेंस का आदमी है। मैंने सीट पर बैठते हुए कहा, शक तो मुझे भी है, लेकिन हम इसे अभी उठाकर ट्रेन से बाहर नहीं फेंक सकते। परेशान होने की ज़रूरत नहीं पोशाली, शाम हो गई है, थोड़ा सफ़र रह गया है। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो मैं इससे पीछा छुड़ाना जानता हूँ। पोशाली का रवैया हक बजानिब था। इसने अपने पीछे लगे हुए इंटेलिजेंस के आदमी को जाफना में ही देख लिया था। यही वजह थी कि अभी तक ट्रेन की रहदरी में भी नहीं निकली थी। खुदा जाने कौन सा स्टेशन था कि बैरा खाना ले आए। रात हो चुकी थी। हमने खाना खाया, बैरा बर्तन वापस ले गया। सनता अपनी डैडी की जानिब से कोई और सौगात लेकर दोबारा नहीं आई थी। मुझे यकीन होने लगा था कि CID से इन दोनों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। वैसे ही ये इस किस्म के लोग हैं जो मुसाफिरों में जल्दी घुल मिल जाते हैं। मैंने अपनी इस ख्याल का इजहार पोशाली से न किया। खाना खाने के बाद पोशाली सो गई। मैं अकेला सीट पर नीम दराज होकर सिगरेट फूंकता रहा। ट्रेन 3:30 बजे कोलंबो पहुंचने वाली थी। अगरचे अभी बहुत वक्त पड़ा था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं इस नुक्ते पर गौर कर रहा था कि आया पोशाली एक स्टेशन पीछे उतरने के बाद लाइट हाउस वाले खुफिया ठिकाने पर पहुंच जाएगी? वो अकेली होगी, कहीं किसी मुश्किल में गिरफ्तार तो नहीं हो जाएगी। अगरचे वो अपना बचाव कर सकती थी, लेकिन औरत आखिर औरत होती है। वो कितनी ताकतवर क्यों ना हो, सनफे नाजुक ही रहती है।
ट्रेन खटाखट के शोर के साथ अपनी मंजिल की तरफ रात के अंधेरे में उड़ी जा रही थी। जूं मंजिल करीब आ रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खतरे के निशान के करीब पहुंच रहा हूं। मैं सीट पर से उठा, आहिस्ता से चटखनी उतार कर दरवाज़ा खोला, बाहर राहदारी में आया, दरवाजे को पीछे से बंद किया और दाएं बाएं देखा। राहदारी में दूर एक मदम सा बल्ब रोशन था, जिसकी रोशनी वहां तक महदूद थी। राहदारी के तकरीबन खिड़कियों के शीशे चढ़े हुए थे, जिसकी वजह से यहाँ भी ट्रेन का शोर कदरे कम था। वहाँ का शीशा नीचे किया और कोहनियाँ टिकाकर बाहर देखने लगा। ठंडी हवा के झोंके मेरे चेहरे से टकराए तो मेरी रगों में एक तरोताज़गी का एहसास दौड़ गया। बाहर घने दरख्त शाएं शाएं करते पीछे को भागे जा रहे थे। अचानक मुझे अपनी अकब में ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे किसी औरत ने हेलो कहा। मैंने पलट कर देखा। मद्रासी विंदार कटी की खूबसूरत बेटी सनता मेरे पहलू में खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैंने जल्दी से खिड़की का शीशा चढ़ा दिया। सनता ने अंग्रेजी में कहा, डैडी बहुत जल्द सो जाते हैं। डब्बे में अकेली मैं घबरा रही थी। आज मौसम अबर आलूद है ना। मैं हाँ कहकर अपने डब्बे की तरफ बढ़ा ही था कि सनता ने मेरा बाजू पकड़ लिया। प्लीज़, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? सनता का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। मुझे इसकी आंखों में पहली बार खौफ और हिरास की झलक नजर आई। मुझे इससे पूछना पड़ा कि क्या बात है। अब वो तामिल ज़बान में बोली, डैडी दौलत के लालच में आकर मेरा ब्याह एक अधेड़ उम्र सिनहाली सेठ से करने वाले हैं। वो इसीलिए मुझे कोलंबो ले जा रहे हैं। मेरा कोई बहन भाई नहीं है, माँ भी मर चुकी है। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैंने ज़रा सा मुस्कुरा कर कहा, तो मैं इस सिलसिले में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वो तुम्हारे डैडी हैं, ये तुम्हारे घरेलू मामले हैं, मैं इसमें दखल देने वाला कौन होता हूँ? सनता ने मेरा हाथ थाम लिया। इसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। कहने लगी, प्लीज़ मुझे कोलंबो अपने घर का पता बता दो, मैं भाग कर तुम्हारे पास आ जाऊँगी। मैं अपनी ज़िंदगी तबाह होते नहीं देख सकती। मैंने कहा, मैं तो एक टूरिस्ट हूँ, कोलंबो में मेरा कोई घर नहीं। जाने मुझे किस होटल में ठहरना पड़े, आई एम सॉरी सनता, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सनता चेहरा हाथों में छुपा कर रोने लगी। मैं अपने कंपार्टमेंट में दाखिल होने लगा तो इसने एक बार फिर मेरा बाजू थाम लिया और रोते हुए बोली, तो फिर मेरे डैडी को समझाओ कि वो मेरी शादी इस बूढ़े से न करे। तुम मुझे अच्छे नौजवान लगते हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैंने कंधे उचकाते हुए इसे नफ़ी में जवाब दिया, माजरत तलब की और जल्दी से अपने डब्बे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया। खुशहाली अभी तक गहरी नींद में थी। मैंने चटखनी चढ़ा दी और सोचने लगा कि कहीं ये कोई चाल तो नहीं जिसमें हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। मेरा इस तरह सोचना कुदरती अमर था। सूरत हाल ही कुछ ऐसी थी। मुझे डर था कि सनता दोबारा दरवाज़ा ना खटखटा दे। ट्रेन भागी जा रही थी। मेरे कान इस शोर में भी दरवाजे पर लगे थे, मगर किसी ने बाहर से दस्तक न दी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि सनता की बला टल गई है। अगर ये लड़की सच्ची भी थी तो मैं इसकी क्या मदद कर सकता था? पागल लड़की। मैंने सिगरेट सुलगाई और सीट पर लेट कर हल्के हल्के कश लगाने लगा। नींद अब भी कोसों दूर थी। मैं सोना भी नहीं चाहता था क्योंकि रात तकरीबन आधी गुजर चुकी थी। ये मेरा अंदाज़ा था जो मैंने सितारों की पोजीशन को देखकर लगाया था। कोई 1.5 घंटे के बाद इसकी रफ्तार कम होना शुरू हो गई। मैंने खिड़की के शीशे से हथेलियों की आड़ बनाकर झांका। दूर रोशनियों की एक कतार पीछे को जा रही थी। कोई बड़ा शहर आ रहा था। ट्रेन थोड़ी देर बाद रेल की पटरियों की जाल पर से धड़ाधड़ती हुई गुजरने लगी। खुशहाली की आंख खुल गई। इसने आंखें मलते हुए पूछा, क्या कोलंबो आ गया? मैंने कहा, अभी नहीं, मेरा ख्याल है ये कोई बड़ा शहर जंक्शन है। खुशहाली उठकर बैठ गई। टाइम क्या होगा? कम वक्त हमारे पास कोई घड़ी भी नहीं थी। मैंने कहा, इस जंक्शन पर वक़्त देखूंगा। चूंकि मैं किसी स्टेशन पर भी बाहर नहीं निकला था इसलिए वक़्त का पता न कर सका था। ट्रेन एक रोशन प्लेटफॉर्म में दाखिल होकर रुक गई। ये प्लेटफॉर्म हमारी सीट वाली खिड़की की तरफ था। खुशहाली के कहने पर मैंने खिड़की के शटर भी चढ़ा दिए थे। मैंने कहा, जब तक हम में से कोई बाहर नहीं निकलेगा हमें कैसे पता चलेगा कि इस वक्त रात का क्या बजा है? खुशहाली बोली, किसी छोटे स्टेशन पर टाइम पूछ लेना। ये कोई बड़ा स्टेशन है, यहाँ हम इंटेलिजेंस वालों की नज़रों में आ जाएंगे। हम बंद डब्बे में ही बैठे थे। खुदा का शुक्र है कि सनता और इसके डैडी में से कोई भी नहीं आया था। शायद ये लोग सो रहे थे। ट्रेन इस स्टेशन पर मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम 20 मिनट तक खड़ी रही। फिर इंजन ने विसल दिया, गार्ड ने सीटी बजाई और ट्रेन ने खिसकना शुरू कर दिया। अब मैंने खुशहाली को बता दिया कि मैं जब राहदारी में थोड़ी देर के लिए तो सनता के साथ मेरी क्या बातें हुई थी। वो आंखें खोले मुझे तकने लगी। ये सब ड्रामा है। हमें सबसे पहले इन लोगों से खबरदार रहना होगा। यकीन करो, ये इंटेलिजेंस के आदमी है। हम कोलंबो से 2 स्टेशन पीछे उतर जाएंगे। इसे मेरा तो पता नहीं चला। मैंने कहा, कैसे पता चलता? मैंने इसे डब्बे में आने ही नहीं दिया। सनता और इसका मद्रासी डैडी खुशहाली के सर पर सवार हो गए थे। वो अगले जंक्शन पर ही ट्रेन छोड़ने को तैयार हो गई थी। हम कोलंबो जाने वाली दूसरी ट्रेन पकड़ लेंगे। मेरा दिल कह रहा है कि हम किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं। हमें ये ट्रेन जितनी जल्दी मुमकिन हो सके छोड़ देनी चाहिए। मैंने खुशहाली को बहुत समझाने की कोशिश की मगर इसका इसरार बढ़ता ही चला गया। मजबूरन मुझे इसके फैसले के आगे सर तस्लीम खम करना पड़ा। हमें कुछ मालूम नहीं था कि अगला स्टेशन कब आएगा और वो कोई जंक्शन होगा या नहीं।
ट्रेन छोटे स्टेशन छोड़े जा रही थी। 1 घंटे के बाद ट्रेन की रफ्तार एक बार फिर धीमी होने लगी। वैशाली ने शीशा उतार कर बाहर देखा, फिर पलट कर बोली, ये भी कोई बड़ा स्टेशन है, कारखानों की रोशनियां नजर आ रही हैं, हम इसी जगह उतरेंगे। मैंने दबी जुबान में कहा कि दूसरी ट्रेन यहाँ से न जाने कब चले, और फिर ये भी तो हो सकता है कि हमें कल रात इसी ट्रेन को पकड़ना पड़े, हम सारा दिन कहाँ गुजारेंगे। वैशाली अपनी जिद पर अड़ी रही, कहने लगी, जो होगा देखा जाएगा, तुम उतरने के लिए तैयार हो जाओ, हम ट्रेन के रुकने से पहले ही डब्बे से निकल कर राहदारी के दरवाजे पर चले जाएंगे। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर अभी रुकी ही थी कि वैशाली ने दरवाज़ा खोला और हम तेज़ी से प्लेटफॉर्म पर उतरे और पीछे की तरफ चलने लगे। मैंने किनकियों से देखा, ये कोई ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं था, सिर्फ 2 स्टॉल थे जो बंद थे। चंद एक मुसाफिर ट्रेन की तरफ बढ़ रहे थे। हम तेज़ तेज़ चलते हुए प्लेटफॉर्म के पिछले हिस्से में इस जगह आ गए जहाँ से प्लेटफॉर्म ढलान की शक्ल में नीचे चला गया था। यहाँ कुछ अंधेरा था। हम दीवार के पास जाकर एक खाली बेंच पर बैठ गए। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और इसका आखिरी डब्बा हमसे काफ़ी दूर था, जिसके पीछे सुर्ख बत्ती जल रही थी। जो थोड़े से मुसाफिर थे वो ट्रेन में सवार हो गए। प्लेटफॉर्म वीरान वीरान सा लग रहा था, कोई स्टॉल भी खुला हुआ, सिर्फ एक रेडी वाला एक तरफ खड़ा था। थोड़ी देर के बाद गार्ड ने सीटी देकर लालटेन हिलाई, इंजन ने विसल दिया और ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता आगे को रेंगने लगी। मैंने दाएं बाएं देखा और वैशाली से कहा, सनिता और इसके डैडी से तो हमने निजात हासिल कर ली है, लेकिन सवाल ये है कि अब यहाँ सारा दिन कहाँ गुजारेंगे। वैशाली ने कहा, सुबह हो लेने दो, सोच लेंगे, लेकिन इन लोगों से पीछा छुड़ाना भी बहुत ज़रूरी था। अभी सुबह होने में शायद 3 साढ़े 3 घंटे बाकी थे। इस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा देर बैठना मुनासिब नहीं था, क्योंकि ट्रेन के चले जाने के बाद प्लेटफॉर्म पर मज़ीद वीरान हो गया था। इसकी गेट के ऊपर वाली बत्ती बुझा दी गई थी। इस बात का खतरा था कि अगर पुलिस की कोई पार्टी रात के गश्त पर हो तो हमसे पूछगछ न करे। मैंने इस ज़मन में वैशाली से मशवरा किया तो वो कहने लगी, यहाँ तो हम कह सकते हैं कि टूरिस्ट हैं। कोलंबो जा रहे थे कि ट्रेन छूट गई और हम रह गए। रात गुजरती चली जा रही थी। पहले तो मैं यही सोच रहा था कि रेलवे स्टेशन से किसी दूसरी जगह चले जाएं, लेकिन वैशाली की दलील में काफ़ी जान थी। इतनी रात गए किसी दूसरी जगह हम पर शक किया जा सकता था। हम सुनसान प्लेटफॉर्म के कोने वाले बेंच पर अंधेरे में बैठे आहिस्ता आहिस्ता बातें करते रहे और रात ढलती जा रही थी। खुदा खुदा करके रात की तारीकी तमाम हुई और मशरिक से सुबह की रोशनी नमदार होने लगी। हमने देखा कि स्टेशन से दूर 1-2 मंजिला मकानों के झुरमट अंधेरे में से उभर रहे थे। यही शहर की आबादी थी। बाहर खेत थे, जिनमें कहीं कहीं ताड़ और नारियल के दरख्तों के झुंड भी थे। एक तरफ मंदिर का कलिस दरख्तों से बाहर निकला हुआ था। एक जगह सिनहाली किसान खेत में हल चला रहा था। मैंने वैशाली से कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं कहीं से चाय का इंतजाम करता हूँ। मैं बेंच पर से उठकर प्लेटफॉर्म पर स्टेशन की तरफ चलने लगा। यहाँ 2 स्टॉल थे जो अभी तक बंद थे। गेट पर रेलवे का कोई चेकर मौजूद नहीं था। मैं गेट से गुजर कर बाहर निकल आया। एक तरफ नीम का बहुत बड़ा दरख्त खड़ा था। इस दरख्त के नीचे एक झोंपड़ी नुमा खोखा बना था, जहाँ एक सिनहाली भट्टी में आग जला रहा था। दूसरा कोई आदमी वहाँ नहीं था। मैंने इस सिनहाली के पास जाकर तामुल में कहा, क्या चाय मिल जाएगी? लंका में सिनहाली के साथ साथ तामुल ज़बान में आप बोली और समझी जाती है। इस चाय वाले की उम्र 50 से ऊपर होगी। चेहरे की हड्डियाँ उभरी हुई थी। धोती के ऊपर तले जिस्म पर सिवाय एक फटी हुई बुनियान के और कुछ नहीं था। इसने मेरी तरफ एक नज़र देखा और तामुल ही में बोला, बैठो, अभी बन जाती है चाय। या खाने को भी कुछ मिल जाएगा? मैंने बाहर रखे हुए बेंच पर बैठते हुए पूछा। दुकानदार ने फ़ौरन कोई जवाब न दिया। ज़रा सी खामोशी के बाद बोला, मेरे पास कल के बचे हुए कुछ केले हैं, डबल रोटी अभी कुछ देर में आएगी शहर से। मैंने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाई। दुकानदार ने आग जला ली थी। इस पर पानी की केतली रखते हुए बोला, तुम इस कस्बे के नहीं लगते, कहाँ से आए हो? मैंने वही बात दोहरा दी जो सोच रखी थी। मैं और मेरी पत्नी टूरिस्ट हैं, जाफरा गए थे। पुराने मंदिर देखने वापस कोलंबो जा रहे थे कि गाड़ी निकल गई। मेरी पत्नी प्लेटफॉर्म पर ही बैठी है। दुकानदार ने मुझे गौर कर देखा और बोला, क्या तुम मद्रास के हो? मैंने इस बात में जवाब दिया तो वो मुस्कुराया। मैं भी कभी मद्रास ही से यहाँ मजदूरी करने आया करता था, बस फिर यहीं का होकर रह गया। फिर इसने खोखे में रखे हुए एक टोकरे से जर्द रंग के छोटे छोटे केले निकालकर मेरे सामने भट्टी के पास रखे और बोला, यहाँ से सिर्फ एक गाड़ी सीधी कोलंबो जाती है और वही गाड़ी है जो रात को यहाँ पहुँचती है। शायद तुम इसी गाड़ी में आए थे। मैंने कहा, हाँ, हम इसी गाड़ी में आए थे। बदकिस्मती से हम चाय पीने के लिए प्लेटफॉर्म उतरे और गाड़ी चली तो इसमें सवार न हो सके। गाड़ी बड़ी जल्दी तेज़ हो गई थी। सिनहाली बोला, एक गाड़ी तो अभी थोड़ी देर में आएगी, मगर वो कोलंबो नहीं जाएगी। तुम्हें आगे 2 जगह से बदलनी पड़ेगी। बाकी गाड़ियाँ भी तुम्हें 2-2 जगह से बदलनी पड़ेंगी। इसने शीशे के 2 गिलास धोकर केलों के पास रख दिए और बोला, क्या तुम रात वाली गाड़ी ही पकड़ना चाहते हो? मैंने जवाब में कहा, हो सकता है कोई दूसरी पकड़ ले, आगे जाकर गाड़ी तब्दील कर लेंगे। वो अंगीठी में ज़ोर ज़ोर से नारियल के पंखे से हवा दे रहा था। मेरा जहन तेज़ी से सोचने लगा, क्या हमारे लिए जगह जगह गाड़ी बदलना ठीक रहेगा? इस कमबख्त मद्रासी वंदर खट्टी ने हमें अजीब मुसीबत में डाल दिया था।
सिनहाली दुकानदार ने चाय गिलास में डालकर दी। मैंने इसके पास 10 रुपए रखवाए और चाय और केले लेकर प्लेटफॉर्म पर पोशाली के पास आ गए। इससे वह सारी बातें बताई जो सिनहाली दुकानदार ने ट्रेनों के बारे में कही थी। पोशाली चाय का गिलास होंठों के पास ले जाकर बोली, हम दिन में कोई भी गाड़ी पकड़ते हैं तो कुदरती बात है कि दिन की रोशनी में ही कोलंबो पहुंचेगी, और ये मैं नहीं चाहती। हमें रात के वक्त कोलंबो पहुंचना होगा। मैंने केला छीलते हुए कहा, जब तो रात वाली गाड़ी ही हमारे लिए मुनासिब रहेगी, वही जिसमें हम सफ़र कर रहे थे, इसके टिकट भी हमारे पास है। पोशाली ने अचानक मेरी तरफ देखकर पूछा, इस दुकानदार ने और कोई बात तो नहीं पूछी थी? मैंने ज़रा सा हंस कर कहा, पोशाली तुम बहुत ज़्यादा हसास हो रही हो, इसे क्या ज़रूरत थी मुझसे कुछ और पूछने की। जब मैंने इसे कहा कि मैं तामल हूँ और बीवी के साथ सैरो सियाहत को यहाँ आया हूँ और गाड़ी छूट गई है, तो वो मुतमईन हो गए। हमने सारे केले खा लिए, छोटे छोटे 7-8 केले। खुशबू तो इनमें इतनी नहीं थी, मगर जैसा कि जुनून मशीक जैसे केले होते हैं, ये भी बड़े मीठे थे। चाय ने भी इस वक्त बड़ा मज़ा लिया। मैं सिगरेट पीने लगा। प्लेटफॉर्म पर कुछ मुसाफिर नजर आने लगे, शायद गाड़ी आने वाली थी। पोशाली ने मुसाफिरों को एक नज़र देखा और बोला, गाड़ी आने वाली है, हमें किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। मैं इसके ख्याल से मुत्तफिक था। मैंने कहा, मैं ये गिलास वापस कर रहा हूँ, वापिस आकर कहीं और चले जाएंगे। सिनहाली दुकानदार को खाली गिलास दिए और चाय और केलों की कीमत अदा करके बाकी पैसे वापस लिए। और मैंने इसे कहा, यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं और मेरी बीवी कुछ वक्त गुजार सकें, क्योंकि हम रात की गाड़ी में वापस जाएंगे। अब मुझे ख्याल आया कि हमारे पास रात वाली गाड़ी के टिकट हैं। ये फर्स्ट क्लास के टिकट हैं और बाकी ट्रेनों में शायद फर्स्ट क्लास नहीं होती। सिनहाली दुकानदार सर खुजाते हुए बोला, इस शहर में कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आती, कोई होटल भी नहीं है, लोग तो यहीं स्टेशन पर ही रात गुजार लेते हैं। मगर तुम्हारे साथ तो तुम्हारी पत्नी है, एक ही जगह तुम्हारे लायक है। यहाँ से बाएं जानिब एक तालाब है, इसके किनारे शुनातन जी का मंदिर है। इस मंदिर में पुरानी सराय भी है, जहाँ बाहर से आए हुए यात्री आकर ठहरते हैं। वहाँ का पुजारी बड़ा अच्छा आदमी, वो भी तामिल है। तुम लोग वहाँ बड़े आराम से दिन गुजार सकोगे। वापिस आकर मैंने ये तजवीज़ पोशाली के सामने रखी तो वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, हम इस मंदिर में चलते हैं। प्लेटफॉर्म से निकलकर हम मंदिर की तरफ चल पड़े। ये मंदिर खेतों से दूर एक संगलाख मैदान में पुरानी सीढ़ियों वाले तालाब के किनारे वाक़ था। मंदिर छोटा सा था, एक चबूतरे पर बना हुआ था। सामने काफ़ी वसी सहन थी। सहन में एक तरफ गायें बंधी थी। चबूतरे पर एक सयाह फाम पुजारी सिर्फ धोती बांधे नारियल के सफ़ पर बैठा था। मैंने जाते ही इसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और जेब से 10-10 रुपए की 3 नोट निकाल कर इसे पेश किया और तामिल जुबान में कहा, यह हमारी तरफ से श्रीनाथन स्वामी की दक्षिणा स्वीकार करें। पुजारी जी, हम मद्रास से लंका के मंदिरों की यात्रा को निकले हैं। आज आपके मंदिर की यात्रा करने आए हैं। 30 रुपए इस ज़माने में अच्छी खासी रकम होती थी। पुजारी बहुत खुश हुआ। नोट इसने अपनी धोती में डस लिया और बोला, महाराज, हमारे धन्यवाद कि आप यहाँ आए। श्रीनाथन स्वामी आपके आने पर बहुत खुश हुए होंगे, पधारिए पधारिए। मैंने फ़ौरन हरफ मतलब ज़ुबान पर लाते हुए कहा, महाराज, मैं और मेरी पत्नी बहुत थक गई हैं। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, हमें कोई जगह बताइए जहाँ मेरी पत्नी थोड़ी देर आराम कर सके। पुजारी झुककर बोला, क्यों नहीं माँ, मेरे साथ आए, ये जगह आपके लायक तो नहीं है, पर इससे अच्छी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। पुजारी ने आवाज़ देकर एक लड़की को बुलाया। सामने वाली कोठरी से एक दुबली पतली सांवली सी लड़की नमूदार हुई। इसने हल्के नीले रंग का लहंगा पहन रखा था। ऊपर नीम आस्तीन की कुर्ती थी जो सिर्फ इसकी कमर तक ही आती थी। श्रीलंका के शुमाल में औरतें ऐसा ही लिबास पहनती हैं। पुजारी ने इसे सिनहाली में कुछ कहा। वो बरामदे वाली कोठरी की तरफ भाग गई। पुजारी बोला, महाराज, ये मेरी पुत्री रामी है। मैंने इसका नाम तामल ही रखा हुआ है। इसकी माँ तो स्वर्गवास हो गई है। मेरे साथ पधारी। रामी ने बरामदे में जो खस्ता हाल 4-6 कोठरियाँ बनी थी, इनमें से कोठरी खोल दी थी और अब अंदर पड़ी खाट को झाड़ कर आई थी। कोठरी में एक और खाट डाल दी गई थी। ऊपर नारियल की सफ़े बिछा दी गई थी। मैंने और पोशाली ने हाथ जोड़कर पुजारी का शुक्रिया अदा किया और कोठरी में आकर चारपाइयों पर बैठ गए। पुजारी ये कहकर चला गया कि वो हमारे लिए चाय बनवा कर भेजता है। कोठरी बेहद खस्ता और बोसीदा थी, मगर इससे अच्छा गोशाए आफियत हमें वहाँ और कहीं नहीं मिल सकता था। रामी हमारे लिए चाय के गिलास ले आई। वो मुस्कुरा रही थी। बड़ी शर्मीली और भोली भाली सी लड़की थी। तामल भी रवानी से बोल लेती थी। पोशाली ने इसे पास बिठाकर प्यार किया और रामी पोशाली की तरफ देखकर शर्माते हुए बोली, आपा, तुम्हारा रंग इतना गोरा कैसे है? तामल औरतों के रंग गोरे नहीं होते, रामी ने ठीक पूछा था। मैंने फौरन जवाब दिया, मेरी पत्नी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। मैं इसे उत्तर प्रदेश से ब्याह कर लाया हूँ। यही वजह है कि इसे अभी तामल पूरी नहीं आती। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।